हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे मानक भाषा की, जो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ये आपके 20 अंक में पूछे जाने की संभावना है। यानी कि बीए पार्ट 3 में अगर आप भी हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 20 अंक में पूछे जाते हैं और ये हम आपको लाइन बाय लाइन आपको समझाते चलेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मानक भाषा। तो बात करेंगे कि मानक भाषा क्या है। ये बताइए कि मानक भाषा क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानक भाषा क्या है। यहाँ पर लिखा है दोस्त कि देखिए मानक भाषा का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित, है ना। तो मानक भाषा का अर्थ क्या है कि आदर्श, श्रेष्ठ और परिनिष्ठित, है ना। तो आगे बात करते हैं। देखिए भाषा का वह रूप या भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयुक्ताओं के अलावा अन्य भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे इस भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा रूप का व्यवहार पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान के में आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। यानी कि जिसका प्रयोग हम लोग उस भाषा का व्यवहार जो है पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, मानक भाषा बोलते हैं। तो ज़रूर ये आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो आगे बात करते, देखिए हमने दूसरा परिभाषा भी यहाँ पर लिख लिया है कि मानक भाषा क्या होता है। मानक भाषा जो है किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि या आदर्श भाषा है। मानक भाषा को ही बोला जाता है स्टैंडर्ड भाषा। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज, है ना। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज ये क्या है कि मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग के द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य, व्यापारिक व वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे मानकीकरण के 3 चरण। तो मानकीकरण के कितने चरण होते हैं, यानी कि मानकीकरण होने से पूर्व यानी कि इनके 3 चरण हो जाते हैं। तो मानकीकरण के कितने चरण हैं आपको याद रखना है, 3 चरण हैं। तो एक होता है बोली, और दूसरा आपका हो जाएगा भाषा, और तीसरा आपका हो जाएगा मानक भाषा, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि प्रथम चरण मानकीकरण का प्रथम चरण क्या है, तो बोली, दूसरा चरण क्या है तो भाषा, तीसरा चरण आपका क्या है तो ये आपका मानक भाषा, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद भी रख लेना है। तो चलिए हम लोग प्रथम चरण को पढ़ेंगे। तो पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि बोली जो होता है वो आपका एक सीमित क्षेत्र के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है ना। तो होने वाली बोली का होता है जिसे स्थानीय, आंचलिक अथवा क्षेत्रीय बोली भी कहा जाता है। यानी कि इनको क्षेत्रीय बोली भी कहा जाता है, यानी कि सीमित क्षेत्र में यह बोला जाता है। अगला बात करें इसका शब्द भंडार क्या होता है। इसका शब्द भंडार की बात करें तो ये आपका सीमित होगा, है ना। यानी कि इसका शब्द भंडार यानी कि कोई ज़्यादा नहीं होता, ये एक सीमित रूप में होता है और कोई नियमित व्याकरण नहीं होता, इसमें कोई नियमित व्याकरण नहीं होता है ना। इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य, व्यवहार अथवा साहित्य के माध्यम नहीं बनाया जा सकता है इस चीज़ को, यानी कि साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है। तो हम लोग प्रथम चरण पढ़े हैं, जो बोली है वो आपका सीमित क्षेत्र में ही बोला जाता है, आपको याद रख लेना है। और इसे मतलब क्षेत्रीय बोली भी बोलते हैं। इसका भंडार क्या होता है तो आपका सीमित होता है, ये सभी आपको याद रख लेना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और द्वितीय चरण को कंप्लीट कर लेंगे। द्वितीय चरण यह है कि वही बोली कुछ भौगोलिक, यानी कि जब वही बोली कुछ भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक, प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है तो उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है
और इसी कारण से वह व्याकरणिक ढांचे में ढलने लगती है और उसका पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में प्रयोग होने लगता है। तब वह बोली न रहकर क्या हो जाती है, तो भाषा हो जाती है। यानी कि सिंपल भाषा में समझे तो आपका जो बोली होता है वो क्या होता है, जब जब कुछ भौगोलिक क्षेत्र में यानी कि विशेष क्षेत्र में फैल जाती है और वह धीरे धीरे क्या होने लगती है, शिक्षा, व्यापार, प्रशासनिक आदि में प्रयोग होने लगती है, तब वह बोली जो है क्या हो जाता है, आपका भाषा यानी कि लैंग्वेज हो जाता है। तो आपको ये जरूर समझ आया होगा दूसरा चरण। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और तीसरा चरण को कंप्लीट करते चलेंगे। देखिए तीसरा चरण आपका क्या है, तीसरा चरण आपका है मानक भाषा। यह वह स्तर होता है जब भाषा का प्रयोग क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। जब भाषा के प्रयोग में क्षेत्र क्या हो जाता है, काफ़ी अधिक मात्रा में विकसित हो जाएगा, वह एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है और उसका परिनिष्ठित रूप होता है। उसकी अपनी शैक्षणिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक और शास्त्रीय, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली होती है। इस स्थिति में पहुंचकर भाषा मानक भाषा बन जाती है ना। तो इस स्थिति में भाषा क्या बन जाती है, मानक भाषा बन जाती है। उसी को शुद्ध, उच्च स्तरीय, प्रामर्जित आदि भी भाषा कहा जाता है। यानी कि ये शुद्ध भाषा होता है और ये उच्च स्तरीय का लैंग्वेज हो जाता है। यहीं पर बात करें, यानी कि जो प्रथम चरण था हमारा वो क्या था आपका, वो बोली था जो कि सीमित क्षेत्र के लिए बोला जाता था। वहीं बात करें दूसरा क्षेत्र जिसमें आया आपका क्या आ गया, भाषा, है ना। तो भाषा जो है इसी से बना, बोली से, जब विस्तृत क्षेत्र में फैल जाएगा, है ना। लेकिन जब इसका साहित्यीकरण या शैक्षणिक सभी में क्या होने लगे, प्रयोग होने लगे, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग होने लगे, तब यह क्या कहलाता है, और कानूनी शब्दावली में प्रयोग होने लगे, तकनीकी में होने लगे, तब यह भाषा जो है उच्च स्तरीय, शुद्ध और परिमार्जित होता है और इसे ही मानक भाषा बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। मानक भाषा के तत्व क्या क्या है, यहाँ पर एक एक तत्व को पढ़ेंगे। मानक भाषा का तत्व क्या है या महत्व क्या है, एक ही बात हुआ। तो ऐतिहासिकता, पहला क्या है, ऐतिहासिकता। दूसरा आपका हो जाएगा स्वायत्तता। तीसरा आपका होगा केंद्रोन्मुखता और बहुसंख्यक प्रयोगशीलता, सहजता, व्याकरणिक सभ्यता, और यहीं पर बात सम्यता, और यहीं पर बात करें संतमा जो हो जाएगा आपका सर्वविद एक रूपता, है ना। तो देखिए मानकीकरण का मतलब, तो मानकीकरण का हम लोग क्या समझे कि मानकीकरण से लाभ भी है, तो मानकीकरण से क्या है, दोष भी है इसमें। और मानकीकरण का दोष होता क्या है, तो देखिए मानकीकरण का प्रमुख दोष यह होता है कि भाषा की गतिशीलता इसमें कम हो जाती है। यानी कि देखिए अगर भाषा का मानकीकरण किया जाता है तो वो भाषा की गतिशीलता को कम कर देती है, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति उदासीनता हो जाती है। यानी कि जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है, जो मतलब छोटा लैंग्वेज होता है, वो क्या होता है कहीं ना कहीं और मानकीकरण के प्रति क्या हो जाती है, कठोरता हो जाती है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो चलिए अगला बात देखेंगे कि मानकीकरण के दिशा में उठाए गए कदम। मानकीकरण के दिशा में क्या क्या कदम उठाए गए थे, तो सबसे पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क, ख, ग और ज और फ को 5 अरबी ध्वनियों के लिए उन्होंने चिन्ह के लिए नुक्ता का प्रयोग किया है। नुक्ता लगाने का रियाज आरंभ किया था। यानी कि जैसे देखिएगा क लिखिएगा तो क के नीचे क्या लगा हुआ था, नुक्ता। तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है क, ख, ग, ज, फ, ये सब जो 5 अरबी ध्वनि है इसके लिए नुक्ता लगाने का रिवाज जो है आरंभ किया था। अगला बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में भी देख लेंगे एक बार। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगनीज के जरिए खड़ी बोली का व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। वही बात करें अयोध्या प्रसाद खन्नी ने तो प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी, उसका प्रचार किया और आंदोलन चलाया। अगला बात करेंगे तो हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सबसे महत्वपूर्ण रहा था, है ना। तो हिंदी भाषा के मानकीकरण के रूप में सबसे महत्वपूर्ण युग जो है आपका द्विवेदी युग है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली हिंदी के प्रत्येक अंग को गढ़ने और संवारने का कार्य किया, है ना। तो यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली हिंदी को प्रत्येक अंग को गढ़ने का संवारने का प्रयास किया। अगला बात करेंगे छायावादी युग में हिंदी का
मानकीकरण की दिशा में कोई आंदोलनात्मक प्रयास तो नहीं हुआ, किंतु भाषा का मानक रूप अपने आप स्पष्ट होता चला गया। अगला यहाँ पर अगला देखिएगा, अगला पॉइंट कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा का पद पर प्रतिष्ठित किया। यानी कि हिंदी जो हमारा है ये आप क्या है, वो आपका राजभाषा है ना। तो आप लोग राष्ट्रभाषा नहीं लगाइएगा, हिंदी जो आपका है वो आपका राजभाषा है, क्योंकि संविधान में और इन्हें संविधान से मान्यता मिली है हिंदी को राजभाषा का। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है या जो भी कुछ अगर समझ में ना आया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।